हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आप सभी का इस पावन धरती पे स्वागत है जहाँ पे अपन एमसीक्यूज़ की क्लास लेते हैं। और आप आज अपनी केमिकल इक्विलिब्रियम की सेकंड क्लास है, क्वेश्चन आंसर्स की। और आप ही में से एक फरमाइश की थी एक बच्चे ने कि क्लास को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, तो एमसीक्यू आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, आपके केवल क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो बिल्कुल शानदार एंड महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, आपको मज़ा भी आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। बने रहिए हमारे साथ। आपको करना क्या है कि जो ही मैं क्वेश्चन बताऊं उस क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग के अंदर सोचना है। क्या करना है? उस क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में सोचना है, ठीक है। अगर आप सोच पाते हो सही आंसर तो आप सिलेक्शन के करीब हो, अन्यथा आप बहुत बाहर हो। तो आपको सोचना है कि द्रव्य अनुपाती का जो क्रिया का नियम था, पहला सवाल है द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो नियम था, द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो नियम था वो किसने दिया था? किसने दिया? लगाओ दिमाग। क्या आपके दिमाग के तंतु सोच पा रहे हैं? कहीं आभास हो पा रहा है आपको कि हाँ उसने दिया था शायद, यार कौन सा था वो? डायरेक्ट याद आना चाहिए, ऐसे ऑप्शंस देख के नहीं, डायरेक्ट याद आना चाहिए कि द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम किसने दिया था? गुलबर्ग और वागे ने। किसने? गुलबर्ग और वागे ने, है ना। तो इस प्रकार से डायरेक्ट ध्यान में आना चाहिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन बताना है आपको। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है? क्या कहता है? जल्दी से सोचो दिमाग में, क्या कहता है? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या था? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है किसको? सक्रिय, द्रव्यमान, गुणनफल, समानुपाती, क्रियाकारक संबंध, ऐसा सा कुछ था। अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो आपको निश्चित तौर पे याद रहना चाहिए कि द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है। जब तक डायरेक्ट याद नहीं करोगे ना, तब तक आप ऑप्शन में से छांट भी नहीं पाओगे, क्योंकि ऑप्शंस जितने ज़्यादा दिखेंगे आपको, ऑप्शंस दिखते ही आपका माइंड कंफ्यूज होगा, क्योंकि एकदम क्लोज ऑप्शंस होते हैं, एकदम क्लोज। तो सोचो जरा, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या था? बिल्कुल कि अभिक्रिया का जो वेग है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, उसके क्रिया कारकों के, क्या रेट ऑफ रिएक्शन क्रिया कारकों के, रेट ऑफ रिएक्शन क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या? सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, पाती होता है। बच्चों आप ऐसा किया करो, यदि आपको ऐसे लग रहा है मैं धीरे करवा रहा हूँ तो आप मल्टीप्लाई 2 पे देख लेना, ठीक है। इंटू 2 पे करके देख लेना, इंटू 1.75 पे या 1.5 पे करके देख लेना, इससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा, है ना। चलो जी, आपके सामने कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, ठीक है। ग्राफ में क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है और टाइम के बीच में ग्राफ है। एक तो ये वाली ग्राफ की है 3, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में है, और एक ये है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में है, ठीक है। तो इसमें साम्य को कौन सा ग्राफ प्रदर्शित करता है? साम्य को बताओ जरा। इसमें एक ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा, मैं चलो टिक मार्क कर देता हूँ। यह है पहला ग्राफ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। आपको सोच के बताना है बच्चों कि इनमें से कौन से ग्राफ साम्य को प्रदर्शित करते हैं, जल्दी से करके बताओ। तो साम्य की अपनी कुछ रूल रेगुलेशंस थे कि साम्य अपन किसे कहेंगे। तो जो बच्चे कर सकते हैं वो जल्दी से करो। ये क्वेश्चन कम से कम आपका 1 मिनट के अंदर तो हो ही जाना चाहिए, है ना। करो जल्दी से, करो भाया करो। तो अपनी साम्य के लिए कुछ शर्तें थी बच्चों। साम्य की शर्तें आपको याद होगा कौन सी थी? जल्दी से बोलो, जल्दी से आपके दिमाग में आना चाहिए। हाथों हाथ, हैंड टू हैंड, पट से हेड शॉट। साम्य की शर्तें क्या होती है? एक तो अगर अभिक्रिया का वेग, यानी कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन
बराबर होनी चाहिए किसके, फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन के। उस समय पर क्या होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उस समय पर क्या होगा, साम्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है। दूसरी शर्त क्या थी साम्य की, याद करो जरा। दूसरी शर्त ये थी कि जो सांद्रता है किनकी, चाहे वो क्रिया कारकों की हो, चाहे वो क्रिया कारकों की हो, चाहे वो उत्पादों की हो, जो सांद्रता थी वो क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। तो ये दो बात आपको देखनी है। पहला जो ग्राफ है, जो कि मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ये लो। पहला ग्राफ में दे रखा है आर वार वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है, आर वार रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम के बीच में, और ग्राफ आपके सामने इस प्रकार से है, एक तो ये है और एक ये है। तो बिल्कुल सही बात है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का ग्राफ है, ये बैकवर्ड का है। रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे फॉरवर्ड का देखो, जो जो समय निकल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रही है। ऐसा ही होता है क्रियाकारकों की सांद्रता घटने पर अगर दिशा में अभिक्रिया धीरे चलती है, ठीक है, और उत्पादों की अभिक्रिया बढ़ती चलती है। ठीक है, तो एक समय ऐसा आया दोनों की आर वार क्या हो गई, समान। देखो इस पॉइंट पर क्या है, आर वार दोनों की सेम है। तो ये ग्राफ बिल्कुल प्रदर्शित करता है साम्य को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अरे कर सकते हो। अगला देखो, दूसरा ग्राफ किसके बीच में है, आर वार वर्सेस टाइम के ग्राफ बीच में है, और वो किस प्रकार से है, वो इस प्रकार से है, ये लो और ये लो, इस प्रकार से है ना। ये इधर है आर वार, इधर है टाइम। तो बताओ बच्चों, क्या ये ग्राफ साम्य को प्रदर्शित करता है? तो अभिकारक, ये फॉरवर्ड का हो गया, ये बैकवर्ड का हो गया। तो अभिकारक की देखो रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे घटती जा रही है, घटती भी है, बिल्कुल सही है। उत्पादों की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और बढ़ती भी है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इस पॉइंट पर देखो, ऐसा कोई पॉइंट है कि जहाँ पे दोनों की आर वार फॉरवर्ड रिएक्शन की और बैकवर्ड रिएक्शन की बराबर हो रही है? नहीं हो रही बच्चों। देखो कुछ समय बाद उत्पादों की ज़्यादा हो गई, ये देखो आर वार, और अभिकारकों की बिल्कुल कम हो गई। तो अलग अलग है। अभी भी क्या है, उत्पाद, ये जो ग्राफ है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि उत्पाद वापस पश्च अभिक्रिया ज़्यादा प्रदर्शित कर रहे हैं। देखो उत्पादों की आर वार ज़्यादा है, यानी कि उत्पाद क्या कर रहे हैं, पश्च अभिक्रिया ज़्यादा प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि साम्य अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। तो ये ग्राफ, सेकंड नंबर ग्राफ, तो साम्य को प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला। अगला देखते हैं। अरे बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ग्राफों पे बड़ा बढ़िया सवाल आते हैं। तीसरा भी देखो यार, तीसरे में भी क्या है, एक तो ऐसे है और दूसरा थोड़ा सा गलत बना दिया, अभी सही कर देते हैं। बड़ी शानदार क्वेश्चन है बच्चों ये। एक में तो क्या ऐसे है और दूसरे में ऐसे। देखो ऐसा भी कोई पॉइंट नहीं है जिसमें दोनों की जो वेग है वो बराबर हो गया हो, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो अभी भी फॉरवर्ड का ज़्यादा पड़ा है आर वार, ठीक है, बैकवर्ड का आर वार अभी भी कम है। हमें क्या चाहिए, ये दोनों आर आर क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, है ना। तो उसी समय पे साम्य स्थापित होगा। तो ये दूसरा भी क्या, तीसरा ग्राफ भी साम्य को प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, अगला देखते हैं। चौथा किस प्रकार से है? चौथा, एक तो ध्यान रखो बच्चों, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। और ग्राफ किस प्रकार से है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, ये ग्राफ है। देखो मैंने क्या कहा, साम्य के लिए एक समय ऐसा आना चाहिए कि कंसंट्रेशन क्या होने चाहिए, स्थिर हो जानी चाहिए। तो इस पॉइंट पर देखो फॉरवर्ड रिएक्शंस की, यानी कि अभिकारकों की, रिएक्टेंट के लिए ये है, प्रोडक्ट के लिए। तो इस पर क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, फिक्स। यहाँ पे आके देखो रिएक्टेंट की भी फिक्स हो गई और प्रोडक्ट की भी फिक्स हो गई, है ना। हमें फिक्स से मतलब है, अब यहाँ पर ये इक्वल नहीं है। हमें ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि अभिकारकों की सांद्रता और जो उत्पादों की सांद्रता है वो बराबर हो, बराबर नहीं, बस स्थिर होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। तो ये देखो स्थिर हो रही है, ग्राफ एकदम इक्वल है। तो जो ग्राफ नंबर 4 है ये बिल्कुल साम्य को प्रदर्शित करता है। सांद्रता समान होना जरूरी नहीं है, सांद्रता स्थिर होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप 5 नंबर ग्राफ देखो। 5 नंबर ग्राफ में क्या है, सांद्रता बाई चांस समान भी होगी तो समान हो जाओ, उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें तो फिक्स से मतलब है, सांद्रता क्या हो जानी चाहिए, दोनों की फिक्स। अभी इस ग्राफ में क्या है, ग्राफ नंबर 5 के अंदर तो सांद्रता इक्वल भी हो गई, तो ये और भी अच्छी बात है।
तो 5 नंबर ग्राफ भी प्रदर्शित करता है साम्य को। इसी प्रकार 6 नंबर ग्राफ के अंदर भी देखो आप, 6 नंबर ग्राफ के अंदर यदि आप देखते हो तो उसके अंदर भी क्या है, सांद्रता स्थिर हो चुकी है। सांद्रता क्या हो चुकी है, स्थिर। तो हमें स्थिर से मतलब है, तो ये ग्राफ भी साम्य को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, तो आपको साम्य की शर्तें ध्यान में रखनी है। साम्य की क्या शर्तें होती है, बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि साम्य अगर आर बार रेट ऑफ रिएक्शन अग्र दिशा में और रेट ऑफ रिएक्शन पश्च दिशा में दोनों बराबर होने चाहिए। अगला सांद्रता है ना क्रियाकारकों की और जो उत्पादों की वो नियत होनी चाहिए। बस इतनी बात आप ध्यान में रखो। कोई भी सवाल आपके सामने हो आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलें आगे। चलो जी, अगला सवाल है आपके सामने कि आपको बताना है बच्चों, पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। जल्दी से सोचो, सक्रिय द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। ये आपकी माइंड को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और मजबूत करेंगे, आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा। तो बताओ बच्चों, सक्रिय द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। कौन बच्चा बता सकता है? जो बच्चा बता सकता है अपना नाम लिखो। जिसने सही सोच लिया, जिसको पक्का पता है, वो अपना नाम लिखो कमेंट के अंदर। चलो जी बताते हैं। किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान होता है उसके मोलों की संख्या, उसके मोलों की संख्या, उसके मोलों की संख्या अपॉन कुल आयतन। क्या? कुल आयतन। किसके अंदर? लीटर में। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, सक्रिय द्रव्यमान। बच्चों मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे आपको ये तो पता ही है यार। मोल कैसे निकालते हैं? मोल निकालते हैं उसकी दी गई मात्रा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार। इस प्रकार से अपन क्या निकाल लेते हैं, उसके मोल भी निकाल लेते हैं। कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, चले आगे। चलो बताओ बच्चों, अगला सवाल, सवाल नंबर 9 या 10 जितने भी पहुंच गए अपन, एक एक ग्राफ को एक एक सवाल माना है मैंने। तो साम्य स्थिरांक है, आपको बताना है जो साम्य स्थिरांक है, साम्य स्थिरांक वो किन किन कारकों से प्रभावित होता है। बताओ जरा, आपके दिमाग में आता है किन किन कारकों से वो साम्य स्थिरांक अपना है, वो किन किन कारकों से प्रभावित होता है। जल्दी से बताओ। क्या वो ताप से प्रभावित होता है? बिल्कुल सर, ताप से प्रभावित होता है साम्य स्थिरांक। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए अलग आएगा, ऊष्माशोषीय अभिक्रियाओं से। साम्य स्थिरांक साम्य अवस्था पर निर्भर करता है। साम्य अवस्था पर जो क्रियाकारकों में उत्पादों की सांद्रता है उस पर साम्य स्थिरांक निर्भर करता है। यदि अपन ताप कम व ज़्यादा कर दें तो साम्य अवस्था बिगड़ जाएगी। वापस साम्य अवस्था लाने के लिए अलग अलग हथकंडे होंगे, यानी कि साम्य स्थिरांक परिवर्तित होगा। तो बिल्कुल सही बात है, साम्य स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है। दूसरा और बताओ आप, बताओ जरा। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रस समीकरण मितीय पर निर्भर करता है। रस समीकरण मितीय गुणांकों पर, मितीय गुणांकों पर। बताओ जरा, इस पर निर्भर करता है क्या? तो बच्चों बिल्कुल करता है। रस समीकरण मितीय गुणांकों पर भी निर्भर करता है ना। मैं लिखूं 2a + b = c, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ गया, c की सांद्रता अपॉन a की और b की। लेकिन इसी समीकरण को मैं लिखूं a + b = c। अब की बार समीकरण मिति नहीं है, तो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है, साम्यावस्था स्थिरांक जो है वो क्या आएगा, c की सांद्रता अपॉन a की सांद्रता और b की सांद्रता। ये Ke1 मानो, ये 2 मानो, तो Ke1 की जो वैल्यू है वो कम आएगी Ke2 से। देख लो आप। तो रस समीकरण मितीय गुणांकों पर भी निर्भर करता है। अगला बताओ किस पर निर्भर करता है बच्चों, बताओ जरा। दाब पर निर्भर करता है क्या? दाब पर निर्भर नहीं करता है। इन दो पे आप ध्यान रखो, ठीक है। रस समीकरण मितीय गुणांकों पर और ताप पर निर्भर करता है। बच्चों आपको Kp व Kc के बीच में संबंध याद है क्या? बताओ जरा, Kp Kc के बीच में संबंध। Kp साम्यावस्था स्थिरांक, Kp व Ki में संबंध। साम्यावस्था स्थिरांक दाब के रूप में और
गैसीय अभिक्रियाओं के लिए साम्यावस्था स्थिरांक और रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक में संबंध याद है क्या? बताओ जरा, कौन कौन बच्चा लिख सकता है? रफ कॉपी पेन लेके बैठा करो अपनी क्लास में। बताओ जरा, याद है क्या? किन किन बच्चों को याद है? बताओ जरा। ओहो हो। हाँ, तो मैं मान के चलता हूँ कुछ बच्चों को याद है जो सिलेक्शन के करीब है। Kp इजिकल टू के ही होता है, बस RT की पावर डेल्टा एन होता है। और डेल्टा एन यहाँ पर क्या है? बताओ जरा। उत्पाद व क्रियाकारक की, उत्पाद व क्रियाकारक के अणुओं की संख्या का अंतर है। क्या है? अणुओं की संख्या का अंतर है, संख्या का अंतर है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या बच्चों नहीं है? चलो बताओ, यदि ये डेल्टा एन इक्वल हो, डेल्टा एन क्या हो? 0 हो, यानी कि जितने अणु क्रियाकारक के हैं उतने उत्पाद के हैं, तो Kp व Kc क्या होगा? बताओ जरा। तो अपने पास फॉर्मूला है Kp इजिकल टू के RT की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन यहाँ क्या हो गया? 0, तो RT क्या हो गया? 1। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ यदि डेल्टा एन 0 है तो Kp इजिकल टू के लिख सकता हूँ। ठीक है, यदि बताओ डेल्टा एन ऋणात्मक है, डेल्टा एन क्या? नेगेटिव है, तो क्या संबंध होगा? तो बच्चों Kp छोटा होगा Ke से। चलो बताओ, डेल्टा एन यदि पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है, तो कैसा होगा? सोचो जरा, रफ कॉपी लेके बैठो, खटाखट आपको पता होना चाहिए यार, ये बात बड़ी सिंपल बात है और एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो बताओ मेरे बागड़ बीलो, डेल्टा एन यदि पॉजिटिव होगा तो Kp व Kc बिल्कुल उल्टा हो जाएगा यार, Kp बड़ा हो जाएगा Ke से। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अरे कर सकते हो आसानी से, ये क्या है? इम्पोर्टेंट। चलें आगे। अरे चलें क्या? चलो जी, चलो आपका नेक्स्ट सवाल है कि यदि जो क्रियाकारकों की सांद्रता है, यदि जो क्रियाकारकों की सांद्रता है उसको मैं बढ़ा दूं तो साम्य किस तरफ स्थापित होगा? साम्य किधर जाएगा? साम्य किस तरफ स्थापित होगा? किस तरफ स्थापित होगा? बताओ। इस दिशा में यानी कि क्रियाकारकों की तरफ, यानी कि बाईं ओर, और इस तरफ का मतलब होता है दाईं ओर। ठीक है, या दाईं को कह दो अगर दिशा में, बाईं को कह दो पश्च दिशा में। ठीक है, अगर को दे दो कह दो फॉरवर्ड, इसको कह दो बैकवर्ड। तो बताओ, यदि क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ा दी तो साम्य किस तरफ स्थापित होगा? बताओ बच्चों। बिल्कुल सही, जो बच्चे ये सोचते हैं कि दाईं ओर स्थापित होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट है। साम्य अवस्था के अंदर यदि क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ा दी तो साम्य क्या करना चाहेगा? क्रियाकारकों की सांद्रता को कम करना चाहेगा, यानी कि परिवर्तन का विरोध करना चाहेगा। यही बात लीसा तेलिए ने बोली थी, क्या? परिवर्तन का विरोध। और परिवर्तन का यदि विरोध करेगा, क्रियाकारकों की सांद्रता को यदि घटाना है तो उसे फटाफट उत्पादों को बनाना पड़ेगा। उत्पादों को बनाना पड़ेगा तो साम्य किस तरह स्थापित होगा? दाईं ओर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यदि मैं उत्पादों की सांद्रता बढ़ा दूं, उत्पादों की सांद्रता बढ़ा दी, ठीक है, अब बताना है आपको कि साम्य किस तरफ स्थापित होगा? साम्य किस तरफ स्थापित होगा बताओ? तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, साम्य इस बार पश्च दिशा में, या मैं कहूँ बाईं ओर स्थापित होगा। उत्पाद को बढ़ा दिया यानी कि परिवर्तन कर दिया, उत्पाद को बढ़ा के साम्य अवस्था को भंग कर दिया, तो यह परिवर्तन का विरोध करेगा। परिवर्तन का विरोध कैसे करेगा? उत्पादों को कम करके। उत्पाद कम कैसे होंगे? वापस क्रियाकारक के अंदर बदल कर। ठीक है, तो साम्य किधर स्थापित होगा? पश्च दिशा में, या मैं कहूँ बाईं ओर। ठीक है, चलो जी, कोई समस्या वाली बात नहीं। अरे कर सकते हो ऐसे, बताओ जरा। हो गया इतना तो। चलो नेक्स्ट बढ़िया सा क्वेश्चन मैं सोचता हूँ आपके लिए। चलो जी, एक सवाल, बढ़िया सा सवाल है, जितने नंबर भी आप काउंटिंग कर लेना। कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जो होती है, आपको पता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? मान लो एक ऊष्माक्षेपीय रिएक्शन है, ठीक है,
और उसके ऊष्माक्षेपी में अपने को उत्पाद ज़्यादा बनाने हैं, उत्पाद ज़्यादा बनाने हैं। तो ताप बताओ कम रखना पड़ेगा या ज़्यादा? ताप कम या ज़्यादा बताओ ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए ताप, बताओ जरा। सोच बलमा सोच, ज्ञान चक्षु खोलो बच्चे। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन के लिए उत्पाद अपने को ज़्यादा प्राप्त करने हैं, तो ताप कम रखेंगे ज़्यादा। अब देखो बच्चों की ऊष्माक्षेपी जो बच्चे सोच पाते हैं बहुत अच्छी बात है, उनका सिलेक्शन होगा। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वो ऊर्जा देना चाहती है, हीट देना चाहती है, हीट डोनेट करना चाहती है। उसको ताप दे के अपन क्या करेंगे, हीट बढ़ाना थोड़ी है, वो पहले ही बाहर निकाल रही है ताप को, पहले ही हीट को वो क्या निकाल रही है, बाहर निकाल रही है। तो अपन उसको और ताप थोड़ी देंगे, वो ताप को क्या करना चाहेगी, कम करना चाहेगी, हीट को बाहर रिलीज कर करके। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए उत्पाद ज़्यादा बनाने के पक्ष में तापक्रम को क्या रखना चाहिए, अपने को कम रखना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक इसी के विपरीत आप बताओ ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए, ऊष्माशोषी रिएक्शंस के लिए यदि अपने को उत्पाद ज़्यादा बनाने हैं, यानी कि अभिक्रिया को अगर दिशा में ज़्यादा चलाना है, तो ऊष्माशोषी का मतलब ही क्या होता है बच्चों, कि वो ऊष्मा का अवशोषण करके ही अभिक्रिया करेगी। ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण, हम यदि ताप बढ़ाएंगे तो यानी कि एक तरह से ऊष्मा ही दे रहे हैं, सुषमा नहीं दे रहे, ऊष्मा दे रहे हैं। तो ऊष्मा देने से क्या होगा, उसका ताप बढ़ेगा, और उसे यही तो चाहिए, ताप बढ़ेंगे तो क्या उसका ऊष्मा बढ़ेगी, और ऊष्मा ही तो उसे चाहिए, क्योंकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो उत्पाद बढ़ेगा। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण बात है क्या, कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए तो क्या होगा, उत्पाद ज़्यादा बनाने के लिए ताप कम रखना होता है, और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए उत्पाद ज़्यादा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है ताप को ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट करें, बताओ जरा, बताओ जरा, बताओ जरा। चलो जो साम्यावस्था स्थिरांक होता है, नेक्स्ट अंतिम बताओ आप, जितने नंबर भी है 15 नंबर डाल लो जो भी है। जो साम्यावस्था स्थिरांक है आपका, साम्यावस्था स्थिरांक, जो साम्यावस्था स्थिरांक है, ये कौन से दो स्थिरांकों का अनुपात होता है? चलो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ इसमें। तो जो साम्यावस्था स्थिरांक अपना के, जो के है, या क्या के बी अपॉन के एफ होता है, या के अपना के एफ अपॉन के बी होता है? ये ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 2। चलो 2 ही ऑप्शन देते हैं आपको, 4 नहीं 2 ही देते हैं। बताओ जरा इसको, ये ना ऐसे भी, ये ऑप्शन ऐसे भी बन सकते हैं, के इंटू के बी इज इक्वल टू के एफ, ये ऑप्शन ऐसे भी बन सकता है, के इंटू के एफ इज इक्वल टू के बी। चलो 4 बन गए यार, और बोलो बताओ कौन सा होगा इसका, बताओ राधा रानी, शर्मिला बाई, चमेली का तेल, जल्दी से बताओ। चलो जी, साम्यावस्था स्थिरांक अपन ने बता रखा है कि यार अगर अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाए तो साम्य आता है, और यहाँ से अपन निकालते हैं के ई इज इक्वल टू के फॉरवर्ड। अगर दिशा का जो स्थिरांक है वो और पश्च दिशा का स्थिरांक है वो, ये दोनों अगर बराबर हो जाएं तो क्या होगा, साम्यावस्था स्थिरांक अपने को मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है अपना, ऑप्शन नंबर 2। कितने आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का पड़ेगा अपना। अपन ने 2 क्लासेस लिए, इनमें से एक क्वेश्चन तो 100% पड़ेगा। तो इसको बार बार अगर समझ में ना आए ना तो आप कमेंट कर दिया करो, ऐप पे कमेंट कर दिया करो, है ना। आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, ये देखो यहाँ पे लिख रखे होंगे ये वाले, इस पर कमेंट कर दिया करो, मैसेज कर दिया करो मतलब। तो बस क्वेश्चन करते रहो आप, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतनी ही संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो। थ्योरी पढ़ के सिलेक्शन कभी नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, आपको क्वेश्चन आंसर करने ही पड़ेंगे। और यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो क्वेश्चन आंसर करना कोई मुश्किल बात है नहीं, ठीक है। तो मज़े लेते रहे, लगातार पढ़ते रहे, मज़े से पढ़ते रहे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने जाने हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सारे बच्चे आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लास लेंगे। बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा सिंपल भी है, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह की क्लास के अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ। लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है, मौज मस्ती करते रहिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।